जुड़ चुके हैं हमारे साथ अवतार किशन कोल जी मेरे साथ फिर जुड़ रहे हैं। एक बार मैं खबर कर चुका हूं और मैं फिर से इनके पास आया हूं ताकि इनको और लोगों का जो सपोर्ट है वो मिल रहा है। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए अकेले ही यहाँ पर बैठे हैं। दिया कमिश्नरी के बाहर जलाया हुआ है, जनेऊ भी बाहर रखा हुआ है। कई लोगों को ये परेशानी हुई थी कि आपने मुझे ये लिखा था कि इनके लिए इनको ये पूछे आपने जनेऊ क्यों बाहर रखा हुआ है, और मैंने इनसे पूछा, इन्होंने ये कहा कि मैं जंग पर बैठा हूं, मैं अपनी कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहा हूँ, इसलिए जनेऊ पर है। जिस दिन मेरा काम पूरा हो जाएगा जनेऊ भी अंदर चला जाएगा। पहले अवतार किशन के पास जाता हूँ। अवतार किशन जी, मुझे ये बताइए, ये जो बात बोली मैंने सही बोली नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज जैसा हमने पहले आपसे रिक्वेस्ट किया है, आज हम कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जो इस एजुकेशन के बारे में बहुत जरूरी है जी। हमारी माइग्रेशन क्यों हुई, किन हालात में हुई, ये हम गिने चुने लोगों को पता नहीं है, पूरा वर्ल्ड को पता है कि क्या हालात हुए, किन ने लिए है। आज मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, मैं पिछले कल से ये चैनलों पर बार बार बोल रहा हूं, बार बार ये बोल रहा हूं कि भाई यही वो सरकार है जिसको सही मैंडेट इस वक्त लोगों का मिला हुआ है। आज तक जितने भी इलेक्शन हो गए वो सब रिगिंग थी, वो सब चोरी थे। वो कौन जीता था, किसके नाम है, वो सब सरकार जानती है, वो इंटरनेशनल जानते हैं, लोग जानते हैं, वो प्रेस में पता है, वो सब लोगों को, हमारी बरादरी को भी पता था। आज ये मैंडेट इस सरकार को मिला हुआ है और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इन्हीं के दौर में हम वापस आए हैं। इन्हीं की दौर में हमारे पर जो मेहरबानी हुई है इस रोड पे आने के लिए, वो इसी सरकार में हुई है। इनको मैंडेट है सरकार। ये पहले बोलते थे जी सरकार नहीं सुन रही है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं सुन रहा है, जी वो नहीं सुन रहा है, एलजी साहब ऊपर बैठे हैं। मैं इनसे ये बोल देता हूं कि जिस दिन हमारी फाइल आप एलजी साहब के पास पहुंचे जाएंगे, मैं उनके चरणों में सर बढ़ूंगा, बोलूंगा यार ब्रह्मा गौ हत्या और ब्राह्मण की हत्या, दो पाप ऐसे हमारे शास्त्र में है जिनका कोई निवारा नहीं है। ये हमारा शास्त्र बोलता है। अगर तुझे ब्राह्मण की हत्या भी चाहिए, मैं अपना सर देने के लिए तैयार हूं। इन गरीबों पर, उन गरीबों पर, हमें नहीं, मेरी जात को नहीं, उन गरीबों को जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके माँ बाप इस मिलिटेंसी में मरे गए, जिनके बच्चे मर गए, कांडी मर्ग में वो कांड हो गया तो एक बच्चा रह गया, जिसकी माँ जिसकी बहन एक भैंसास पर काटी जाए। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। क्रिटिक्स बहुत हैं, लोगों को शास्त्र के बारे में मेरे से ज्यादा ज्ञान है, मैं तो अभी सीख रहा हूँ शास्त्र अपना। भगवान ने कहा है कि जब तुम युद्ध में जा रहे हो या तुम कहीं परदेश में जा रहे हो, परदेश में मतलब अपनी मातृभूमि से उखड़ कर तुम कहीं जा रहे हो, जैसे विपदा हमारे ऊपर पड़ी हुई है, तुम्हारे ऊपर धर्म की कोई बंदिश नहीं है। ये जनेऊ, तुम कहीं भी युद्ध लड़ सकते हो, तुम कहीं भी गीता का पाठ कर सकते हो, तुम अपने जो तुम्हारे विपदा है वो तुम लोगों को कहीं रास्ते पर भी बता सकते हो। हाँ, राहुल गांधी भी पहनते हैं, वो सीजनल है। अगर मुझे आप राहुल गांधी बनाना चाहते हो तो मैं अपनी कम्युनिटी से बहुत बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए जनेऊ पहनता हूँ कि कश्मीर में सारे फरन पहनते हैं, एक पंडित ही है जो जनेऊ रखता है। मेरे ख्याल में उन भाई बहनों को बोलता हूँ, आप लोगों ने अपने गले में जनेऊ डाला है या वो कील पर टंगा हुआ है कहीं। मैं इसका वैल्यू भी जानता हूँ और मेरा जब तक युद्ध है तब तक ये रहेगा। उसके बाद में आपकी तसल्ली के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको लूंगा। बहरहाल देखिए, ये लगातार बात बिल्कुल सही कह रहे हैं और भावुक भी हो रहे हैं। सही बात बोली इन्होंने। 1990 में जो कुछ हुआ था, बहुत से लोगों को आरी पर काटा गया था, लेकिन बाद में कोई निशानत नहीं मिले, कोई एफआईआर नहीं हुई, उनके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। जो हमारी क्रीम थी, जो हमें गाइड करते, उन लोगों को तो पहले ही मिलिटेंसी में खत्म कर दिया, जो जाकर अपना कुछ प्रभाव उन पर डाल देते। बाकी हम लोगों को इन्होंने चेंजियों में लगाया, कभी फोटोस्टेट कर ले, कभी तेरा बेटा अंदर है, तेरा बेटा बाहर है, ये मर गया, इसको उखाड़ना है, इसको लगाना है, इसको लगाना है, सिर्फ फोटोस्टेट। प्रधानमंत्री वहां से बोल रहे हैं कि भाई ऑनलाइन हो गया, सारा ही सब कुछ ऑनलाइन है। फोटो पे फोटो, एक हफ्ते में 3 बार ये प्रूव करना पड़ता है कि मैं कश्मीर पंडित हूँ। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे पास 50 ऐसे केस पड़े हैं जिनकी 300-400 ऊपर काल की जमीन है। मैं अकेला नहीं हूँ। जिस गरीब को बेचारे को कोई सहारा नहीं है, जो आपने उस कहला में उस पोल्ट्री फार्म में तीसरे मंजिल पर ऊपर रखा उसका पानी, और 60 साल की बूढ़ी क्या करेगी ऊपर 3 पर में, जिसने जिंदगी में कभी मनु के हिसाब से फ्रूट खाया है, उसने कभी आज फ्रूट का मुंह देखती भी नहीं है बेचारी। बिल्कुल। एक 15,000, 20,000 या 25,000 गवर्नमेंट रिलीफ देती है। क्या है एक मजदूर की वैल्यू, क्या है इस वक्त, क्या करते हैं, कैसे लोग अपना गुजारा करते हैं वो हम जानते हैं। क्या क्या विपदा, कैंसर, जिनके बच्चों को जिनकी फैमिलीज में कैंसर है, कितने पेशेंटों की फाइलें हमारे पास पड़ी हुई है।
कितने लोगों की फाइलें यहाँ पड़ी हुई हैं जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं दिया, अपना आधार कार्ड नहीं दिया है। गवर्नमेंट ने एक बार रूल निकाला, भाई आधार कार्ड और पैन कार्ड दे दो। जिस बंदे की बीवी अस्पताल में है वो अपने बीवी को देखेगा या तेरे केवाईसी को देगा? 6 महीने के बाद वो आया, उसकी 50,000 की 60,000 रुपया हैरियर बन गया। उतने टाइम तक उसने लिया नहीं था, बीवी का कैंसर है, यहाँ पर ऑर्डर हो गया, भाई हमारी मर्जी है, हम नहीं देंगे इनको, जो मर्जी कर लो क्या। ये तानाशाही चल रही है, तानाशाही चल रही है, अफसरशाही चल रही है। भाई आपने मेरे से 10 बार यहाँ से कापियां ले ली, आपको सरकार वहां सुनती नहीं है। उनके क्या रीजंस हैं? ये बोलते हैं जी हम स्टेटहुड देंगे। आजकल महबूबा जी बड़े स्टेटहुड के बहुत पीछे बड़े परेशान है। वो महबूबा स्टेटहुड भाई 370 हटाया आपने हमसे वादा किया था। महबूबा जी को पहले मैं बोलता हूँ कि तुमने भी अपना टाइम निकाल लिया। तुम्हारे पहले जनाब ये अपने गुलाम नबी आजाद साहब, जिनका प्रधानमंत्री बहुत बड़ा फैन है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को, ये वही बंदा है जिसने अपने 5 साल की हुकूमत में एक बार भी कश्मीरी पंडित का नाम नहीं लिया कि भाई ये उजड़ गए, इनको कुछ करेंगे या इनको करेंगे। अच्छा, 2 बार ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के डैडी जी ने भी अपना काम निभाया, फारूक साहब ने, ठीक है ना। वो हरे राम हरे कृष्णा भी करता है, जैसे राहुल गांधी जनेऊ लगाता है ऐसे वो भी करता है, राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा, राम के बंदे रास्ते पे। हमारी मिलिटेंसी हमारी जेन जो है वो उस वक्त के होम मिनिस्टर साहब के बेटी की वजह से ही मिलिटेंसी शुरू हो गई, ठीक है ना। इन सत्यों को सरकार जानने के बाद भी अनसुना कर रही है। ये होम मिनिस्टर पता क्यों बोला? होम मिनिस्टर उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, और होम मिनिस्टर बनने के बाद ये सारा सिलसिला जो था शुरू हुआ था। मैं आपको रोकूंगा, मैं आपके पास आऊंगा, पहले मैं इनके पास जाऊंगा फिर आपके पास आऊंगा। मुझे ये बताइए सर, आज आपने इनकी सपोर्ट में आप सभी लोग खड़े हैं। देखिए मैं ये बोलता हूँ, कम्युनिटी मुझे देखती है, पूरी की पूरी कम्युनिटी इनकी सपोर्ट में खड़ी है। जो बात कम्युनिटी में होती है वो मैं डायरेक्ट इनसे आके इनसे पूछ ली, और इनसे भी पूछता हूँ सर किस तरह से आप इनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो अंदर बैठे हैं वो बहरे हैं, अंधे हैं, वो सुनते नहीं, देखते नहीं, और ना ही देखना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कागज लाओ, कागज बोलता है, और अगर कागज बोलता है तो ठीक है वही कागज है, ये टंगे हुए हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोल रहे इनके कागज? मैं कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दंडित, ये रिपीटेडली कहते आए हैं, और आगे अब कब तक कहना पड़ेगा ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये परमात्मा को पता है, ये तो उन अफसरों के कान जो है या तो बहरे है या वो जानबूझ के बहरा बनना चाहते हैं। क्योंकि आज 36 साल के पलायन के बाद ये मेरा भाई ये सिर्फ अपने लिए नहीं बैठा है। यकीन मानिए गुलशन जी, आप मुझे जानते हो जी, मुझे इस भाई का आज तक नाम नहीं पता था। आज पता चला तो मैं दौड़ के चला आया यहाँ पे। आपकी चैनल की वसादत से कहना चाहता हूँ, सामने आप देख रहे होंगे वहां पे दिया जलाया है इस भाई ने। यहां से चेताना चाहते हैं जो अंदर हमारे जो नोडल ऑफिसर्स बैठे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री भी है, जो हमारे वजीर आला साहब भी है, और जो हमारे चीफ सेक्रेटरी भी है, रिलीफ कमिश्नर साहब। रिलीफ कमिश्नर साहब बहुत पानी बह चुका व्यवस्था में, कहीं ऐसा ना हो अवतार कृष्ण जैसे लोग और यहाँ पे जुड़ जाए, और जैसे इस भाई ने सही कहा, कहीं आपको ब्राह्मण हत्या का पाप न लग जाए। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं, मेरा गला बैठ गया है, मैं आपको गुलशन जी ये बात बताना चाहता हूं कि ये कश्मीरी विस्थापित लोग जो है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या तो हम शक कर रहे हैं, या तो ये ड्रम बजाना चाहते हैं इसको, दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग, क्योंकि हमें लग रहा है कि इनको ये सर्व कर रहा है फॉर देयर पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स। कभी ये हमें फिल्म के रूप में बेचेंगे, कभी ये हमें पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में बेचेंगे, या तो ये उस हिसाब से इसको रखना चाहते हैं जिंदा। नहीं तो अगर इनकी मंशा होती तो जो ये टाल क्लेम्स कर रहे हैं कि वहां पे नॉर्मल सी रेस्टोर हो गई है, तो आप भी एक सफारतकार हो, आप कहो जब जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट कश्मीर वैली का है उसको आप रिहेबिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से सरकार ही उसकी जमीन नहीं छीन रहा है।
सरकार ही उसका जो शमशान घाट है उसको एनक्रोचमेंट कर रहा है, और ये सब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। हमें किस लिए है ये नोडल एजेंसी यहाँ पे? व्हाट फॉर इज दिस नोडल एजेंसी? हटा देना चाहिए। यहाँ पे तो हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री साहब कहते हैं, और प्रैक्टिकल बात यह है कि डिजिटलाइज हो गया है इंडिया, हिंदुस्तान डिजिटलाइज हो गया है। क्यों स्टेट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे हो? यहाँ पे 2-3 बंदे रखो ना और ऑनलाइन सिस्टम कर दो सारा। अगर ऑनलाइन सिस्टम होगा, इस बंदे जैसे हजारों बंदे भाई और हैं जो ऑनलाइन अपनी जमीन चेक करेंगे और उनकी जमीन जो है वो रिस्टोर हो जाएगी, अगर गवर्नमेंट की मंशा है। लेकिन हमें लग रहा है कि गवर्नमेंट की मंशा नहीं है, ये हमको रुलाना चाहते हैं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करूं, ये जो दिया मेरे भाई ने यहाँ पे जलाया है, कहीं आपको हमारी आह न लग जाए और ये कोई ऐसी ज्वाला में तब्दील ना हो जाए, ये दिया आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा इन ए वेरी डेमोक्रेटिक एंड इन ए वेरी पार्लियामेंटेरियन वे। सर ये मैं लास्ट सवाल रखूंगा आप। देखिए, आपने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, अगर ऑनलाइन सिस्टम हो गया तो इनकी कमाई कहाँ से हो? कमाई तो करते हैं ना। देखिए, ये तो यकीनन बात हो सकती है, हो सकती नहीं है ना। तो अगर वहां पे आप कह रहे हो कि वहां पे कुछ चल रहा है ऐसा, तो if they are hand in glove with agents, if they are hand in glove with external, I mean agencies, और जो अंदर हमारे अपनी ही कम्युनिटी के लोग काम कर रहे हैं, मेरा मशवरा रहेगा कमिश्नर साहब से, आपकी इमेज शायद लोग कह रहे हैं कि आप बड़े ईमानदार हो, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं लोगों को ना आना पड़े ये देखने के लिए कि यहाँ क्या चल रहा है। देखिए, कमिश्नर साहब ईमानदार हैं ये मुझे नहीं पता है, तो इनको ये देखना चाहिए कि इनके नीचे बैठे लोग वो किस तरह से, जो क्वार्टर्स कहीं ना कहीं ऐसे क्वार्टर बिक जाते हैं 1.5-2 लाख में, और ऐसे क्वार्टर बंद कर दिए जाते हैं। किसी की बीवी बीमार है, अगर वो अपने बच्चे के पास कश्मीर जाता है तो यहाँ पर क्वार्टर को सील कर दिया जाता है। जब वो रीजन पूछता है तो ये कहते हैं जी क्वार्टर जो था आप उसमें रहते नहीं थे। अगर उस किसी का बच्चा पीएम पैकेज में, अगर वो बच्ची वहां पढ़ती है या वो काम करती है, वो कुंवारी लड़की है, उसके पास माँ बाप अगर जाते हैं तो आपका क्या काम था यहाँ क्वार्टर सील करना, और देते भी नहीं। आपने कल जगती में देखा, वहां पे जो प्रोटोकॉल था चीफ सेक्रेटरी का, मतलब चीफ सेक्रेटरी बहुत ही अच्छा आदमी है, बड़े तरीके से स्टेट को चला रहे हैं। वो प्रोटोकॉल जो है वो प्रधानमंत्री को भी नहीं होता है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, हमने देखा है ये। आप मुझे बताइए, क्या वो सरकारी शो नहीं था? क्या वहाँ पे किसी को, मतलब जो वहाँ पे दिमाग रखने वाले लोग नहीं रहते हैं सर, उनको मिलने ही नहीं दिया? क्या किसी को मेमोरेंडम देने की इजाजत नहीं थी वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। क्या आपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया हमने दुकान किसको देनी है? क्या आपने किसी से पूछा कि इस लेन में क्या समस्या है और हॉस्पिटल का जो है वो क्या चल रहा है? अगर नहीं चल रहा तो कैसे चलाना है? अगर आपने वहां पे और कुछ आपने काम करना है, किसी एक बंदे से आपने बात करी है? आपने दुकानें जो दी है वो किसी से पूछ के दी है? आपने किसी के साथ सलाह मशवरा किया? कल हमने एक वीडियो देखा, एक बच्चा जो था वो उस पे चढ़ा था धर्मेंद्र की तरह, उस पे खंबे पे। लेकिन कमिश्नर साहब, वो धर्मेंद्र नहीं था, वो रियल नहीं थी। धर्मेंद्र तो रियल में चढ़ा था, वो तो रियल में चढ़ा था। मैं खुद आवाजें मार मार के थक गया, मैंने कहा भाई नीचे आ जा। क्यों? मुझे खुद डर था कहीं वो नीचे ना गिरे। क्यों ऑपरेशन हुआ है। क्यों हमें सता रहे हो? हमें मत सताओ, और जेन्युइन हमारा जो काज है जेन्युइन के साथ खड़े रहो। आपका जो शुमार है जेन्युइन कमिश्नरों के साथ किया जाएगा। जी सर, आपको जी बोलिए। मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने जितने भी इंटरव्यू दे दिए, एक और पॉइंट को मैं टच करना चाहता हूँ। जी बोलिए। हर एक आदमी अपना रोजी रोटी कमाना चाहता है। मैं भी यहाँ बैठकर अपना रोजी रोटी कमाता हूँ। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की मुझे एजेंसी है। मेरा सारा काम ऑनलाइन यहाँ से होता है। गाजियाबाद यूपी में सेक्टर 4 में मेरा ऑफिस है, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। मेरे पास आईडेंटिटी कार्ड है वहाँ का। मैं पूरा साल का काम वहाँ से, जैसे जब लंका को क्रॉस करना था राम की सेना के साथ एक गैलरी भी थी बिल्कुल जो काम कर रही थी। मैं अपने आप को उस गैलरी के काबिल भी नहीं समझता हूँ। मैं एक चींटी के समान अपने आप को समझता हूँ। मैं भी इस देश की उस काम में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ। मेरा ऑनलाइन काम चल रहा है, मैं इंश्योरेंस करता हूँ,
लोगों को ये जागरूक करता हूं कि सरकार ने इंश्योरेंस पर जो जीएसटी लगा था वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। इस वक्त लोग अगर अपने आप को चाहे तो अपना इंश्योरेंस कर सकते हैं। मैं हेल्थ का इंश्योरेंस करता हूं और मोटर का पॉलिसी का इंश्योरेंस करता हूं, जिससे मैं इस देश की इकोनॉमी में अपना रोल अदा करता हूं। इसलिए मैं यहाँ बैठा हूं। अगर मैं ये काम नहीं करता होता, मैं लोगों की पॉलिश कर लेता, यहाँ पर मैं यहाँ पर एडी लगा लेता। हाँ, मैं अपना हाथ अदा करता, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी इस वक्त जिस इस देश को जिस पोजीशन पर लाने के लिए लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया है, अपना सब कुछ निछावर किया है। अब जिन लोगों की दुकानें बंद हो गई, इतने सालों में जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनको बाहर लिखा हुआ था ये जहाँ की कैप्सी बिकता है, वो अब चाय बेचने के लिए काबिल भी नहीं है, अब रेडी लगाने के काबिल भी नहीं है, वो इस गवर्नमेंट को क्रिटिक्स करते हैं। मेरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रह गया, जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है भाई जो यहाँ से गए हैं, देखो मेरा बच्चा गया है, आपका बच्चा गया है, ये रोजी रोटी की मजबूरी है भाई। बिल्कुल, ये रोजी रोटी की मजबूरी है, इसको फैशन मत समझे। इसमें हमारी कम्युनिटी एक वो जगडी से मुझे एक पंडित रोज फोन करता है, जी माइग्रेंटों ने ये किया, वो मैंने ये किया। भाई वो भी दुखी है हमारी तरह, वो उधर जान की बाजी लगाकर वहां बैठे हैं यार। सरकार ने उनको भी वहां कबूतर खानों में रखा है, उनको खुले खेतों में नहीं रखा है। उनको भी 24 घंटा ये डर रहता है कि भाई पता नहीं क्या हमारे साथ होगा, क्या नहीं होगा। ठीक है ना, मैं उनके साथ हूं, ये वो दर्द मेरा है, उनकी परेशानी मेरी परेशानी है, मेरी मतलब हमारी परेशानी है। ये बार बार मैं मेरी, आई एम सॉरी, मुझे ये बार बार जो मेरी निकलता है, क्योंकि मैं देखता हूँ आप और मैं, तो उसमें फिर मेरी हो जाता है। नहीं तो ये सब हम सब की प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने अपना बच्चा वहां भेजा, मेरे साथ मेरे एक मित्र का दोस्त का बच्चा था, मेरे बेटे ने भी इंजीनियरिंग की, वो यहाँ से फॉरेन चला गया, हिंदुस्तान से भी आगे चला गया वो। लेकिन मेरे बेटे के बच्चे ने वो 4 साल वेट करता रहा, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, इनको कौन देखेगा। वो 5 साल के बाद इस वक्त अनंतनाग में सर्विस कर रहा है या कश्मीर में सर्विस कर रहा है, तो वो उसकी मजबूरी है ना। हमारे में ऐसे भी लोग, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है हमेशा खड़ी रहती है। और कहीं ना कहीं इस वक्त रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर साहब, अगर आप मुझे देख रहे हो, मैं अभी के ऑफिस के बाहर हूँ। मोटी मोटी सैलरीज आप लोग ले रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक सबको सैलरीज हर महीने टाइम टू टाइम आ जाती है, और माइग्रेंट को रिलीफ भी आप भेज देते हैं। लेकिन ये वो रिलीफ नहीं लेना चाहते। ये इनका कहना ये है कि आप एक बार ऐसा काम कीजिए, हमें कश्मीर में भेज दीजिए, जो हमारी जमीनें हैं उनको बचाने के लिए कुछ कीजिए। बहरहाल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार करेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार ने सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए कश्मीरी पंडित जो है उसको रखा गया है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ सोचते, जीनोसाइड घोषित करने की बात की थी सीतारमण जो वित्त मंत्री थी, उन्होंने ये बोला था कि हम जीनोसाइड के लिए बोला था, लेकिन डिक्लेयर करने के लिए कोई भी अभी राजी नहीं, उस वक्त जब मोदी सरकार के पास पूरी पावर थी। आज तो बैसाखियों पर सरकार है, शायद आज कर ना पाए, लेकिन इन जैसे जो लोग, मैं दूसरी बार ये खबर कर रहा हूँ, इसलिए खबर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए सर्दी बहुत है, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर धरना लगाकर बैठे हैं ताकि रिलीफ कमिश्नर की आंख, कान और मुंह, आंख, गांधी जी के 3 वो निशाना जो कहते हैं ना हम लोग, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वो खुल जाए ताकि इनका काम भी हो पाए, और जो पंडित कम्युनिटी की जिनकी जमीनें फंसी हुई हैं उनको भी कहीं ना कहीं बचाया जा सके। कहते तो है लेकिन बचाने के लिए कोई है नहीं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। नमस्कार।